वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है वाटर अवेलेबल टू द रूट्स फॉर द एब्सॉर्प्शन। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो भी वाटर हम प्लांट्स को अवेलेबल करके देते हैं फॉर द ग्रोथ एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड है, देन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए या फिर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए वाटर इज द वाइटल एलिमेंट्स। ओके, तो जो भी हम प्लांट्स को वाटर अवेलेबल करके देते हैं वो सारा का सारा वाटर वो यूज होता है या नहीं होता है। मतलब हम अगर एक बकेट पानी अगर प्लांट्स को देंगे या किसी प्लांट को देंगे तो वो सारा का सारा पानी वो यूज किया जाता है या नहीं जाता है, ये कितना % वाटर प्लांट यूज करता है फॉर देयर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फॉर देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो इस चीज का डिस्कशन अभी हमें करना है, वाटर अवेलेबल टू द रूट्स फॉर द एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन के लिए प्लांट्स को कितने टाइप्स के वाटर एब्सॉर्प्शन के लिए मिलते हैं। ओके, तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं, प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर, ओके, ये राइजोस्फीयर क्या है? जो भी रूट्स है, रूट्स के सराउंडिंग में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ईरा फाउंड होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक सराउंडिंग फॉर्मेशन होता है रूट्स के सराउंडिंग में, तो वहां से सबसे पहले ये वाटर एब्सॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं रूट्स। ओके, देन जितना भी हम पानी या फिर वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को वो सबका सब यूज होगा या फिर सबका सब उनको अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है। ओके, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वाटर आर गिवन देयर। वन, दैट इज द ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर ये वाटर के टाइप है। ओके, सेकेंडली that is a hygroscopic water. Hygroscopic water, then combined water and capillary water. Okay, these are the types of water. जब हम प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करते हैं तब हमें पता नहीं रहता है कि इतने पार्ट में वो डिवाइड होता है वाटर। ओके, तो जो प्लांट्स को हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से सबसे पहले ग्रेविटेशनल वाटर आएगा। ग्रेविटेशनल वाटर मतलब क्या कि वाटर परकोलेटेड एट द डीप ऑफ द सॉइल के डीप पोर्शन में जाके जो स्टोर हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। आपको पता है कि जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है दैट इट इज बिकॉज ऑफ द, जो भी चीज नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ओके, तो नीचे ग्रेविटी प्रेजेंट है, उस ग्रेविटी की वजह से जो भी वाटर आप प्रोवाइड कर रहे हो प्लांट्स को उनमें से कुछ वाटर का परसेंटेज परकोलेटेड एट द डीप ऑफ द सॉइल के एट द डीप पोर्शन में परकोलेटेड मतलब स्टोर हो जाए। ओके, दैट वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, वो वाटर प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हुआ। ध्यान में रखना, जिस वाटर की बात हम कर रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर जो हम प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, आपको नहीं पता है कि आप कौन से वाटर, आपको सिर्फ इतना पता है कि आप वाटर प्रोवाइड करते हो, लेकिन जब हम पानी प्लांट में देते हैं तब उसको डिवाइड किया जाता है। वो प्लांट्स में वो डिवाइड होता है, तो उसका पहला जो टाइप है वो ग्रेविटेशनल वाटर है। ग्रेविटी की वजह से उस वाटर का कुछ अमाउंट डीप जाके सॉइल में परकोलेटेड या स्टोर हो जाता है, और बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस इट इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है। ओके, अबाउट द ग्रेविटेशनल वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसे बोलेंगे हम? हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर ये ऐसा टाइप है वाटर का कि जो फाइन पार्टिकल रहते हैं, फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल होल्ड द वाटर। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो पहला हमने ग्रेविटेशन देखा जो स्टोर हो गया बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, परकोलेटेड हो गया। हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब हमने जितना पानी दिया है प्लांट्स को वाटर अवेलेबल किया है उसमें से आपको पता है कि सॉइल 2 टाइप की होगी। एक तो बहुत ज्यादा हार्ड होगी जहाँ पे पानी बहुत होगा उस सॉइल में, और वो बहुत ज्यादा जॉइन हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। तो ऐसे सॉइल में जहाँ स्टिकी सॉइल है या फिर जो भी सॉइल के पार्टिकल्स है उनमें कुछ भी डिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से
कनेक्टेड सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट है, फाइन पार्टिकल है, ओके। तो वो फाइन पार्टिकल क्या करेंगे, पानी को, वाटर को नीचे नहीं जाने देंगे, रूट्स तक नहीं पहुंचने देंगे, वो खुद में ही उसको होल्ड करके रखेंगे, एंड दैट वाटर इज कॉल्ड एज अ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ओके। समझ में आया? यहाँ जो फाइन पार्टिकल है, जो स्टिकी सॉइल है, वो स्टिकी सॉइल क्या करेगी, वो फाइन पार्टिकल क्या करेगी, ये पार्टिकल बहुत क्लोज एक दूसरे के प्रेजेंट रहते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ये वाटर होल्ड कर लेते हैं, होल्ड दी वाटर, और बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन ये होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से वाटर नीचे नहीं जाने देते या फिर रूट्स तक नहीं पहुंचने देते। सो दिस काइंड ऑफ वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स, ये भी वाटर प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन, दैट इज अ थर्ड, जिसे हम बोलेंगे कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर, अब कंबाइंड वाटर किसे बोलते हैं हम, जो भी वाटर में मिनरल प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, जो भी वाटर में मिनरल प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्राइड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ओके एटसेट्रा, ये जो सब्सटेंसेस ये फॉर्म में वहां पे स्टोर हो जाएगी, ओके। हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में, सिलिकॉन या फिर एल्यूमिनियम के फॉर्म में वो वहां पे स्टोर हो जाएंगे, वो प्लांट्स तक नहीं पहुंचेंगे, इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड के फॉर्म में वहां तक नहीं पहुंचेंगे, एज अ न्यूट्रिएंट के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ओके। सो दिस काइंड ऑफ वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल टू द प्लांट्स, इस टाइप के वाटर भी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होते, ओके। तो लास्ट जो है वो है कैपिलरी वाटर, लास्ट जो है कैपिलरी वाटर। ये कैपिलरी वाटर क्या है कि आपको कैपिलरीज आपने केमिस्ट्री के लैब में या फिर रिसर्च लैब में बहुत बार देखा होगा कि कैपिलरीज वाटर मतलब एक थीन ग्लास रहती है, ओके, थीन ग्लास रहती है, लेकिन उस रॉड में छोटा सा डिस्टेंस रहता है, बीच में गैप रहती है, ओके। तो ऐसे अगर दो सॉइल पार्टिकल में डिस्टेंस प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल में अगर डिस्टेंस प्रेजेंट है, कैपिलरी लाइक डिस्टेंस प्रेजेंट है, जो भी वाटर इसमें से जाएगा, ये वाटर यहाँ पे इस कैपिलरी की वजह से ये कहां तक पहुंचाएगा, रूट तक पहुंचाएगा, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी लाइक अरेंजमेंट विद इन दीज टू सॉइल पार्टिकल्स। ये दो सॉइल पार्टिकल के बीच में एक कैपिलरी लाइक गैप प्रेजेंट है, और इसकी वजह से इस ट्यूब में से, ट्यूब लाइक सॉइल पार्टिकल में से, ट्यूब लाइक सॉइल पार्टिकल में से इजीली वाटर रूट्स तक अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल टू द प्लांट्स, इसमें ग्रेविटेशनल वाटर अवेलेबल नहीं होगा, देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल नहीं होगा, देन कंबाइंड वाटर अवेलेबल नहीं होगा। मतलब हम पानी जितना देते हैं प्लांट्स को, उनमें से सिर्फ कैपिलरी लाइक जो सॉइल पार्टिकल में से जो वाटर पार्टिकल जो नीचे जाते हैं, सॉइल तक पहुंचते हैं या फिर रूट तक पहुंचते हैं, वही वाटर प्लांट्स को अवेलेबल होता है, अदरवाइज नहीं, ओके। तो तीन जो टाइप के, वो मतलब कितना परसेंट हम दे रहे हो, कितना परसेंट प्लांट्स तक पहुंच रहे, ओके। सो इट इज द वाटर अवेलेबल टू द रूट्स फॉर एब्सॉर्प्शन। ये चार टाइप के वाटर आपको ध्यान में रखना है, ओके। और सबसे पहले स्टार्टअप होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द राइजोस्फीयर, मतलब रूट्स के सराउंडिंग में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वहां से, उस एरिया से वो वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस, दैट इज द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक, absorption of water by roots from soil। इसकी प्रोसेस स्टडी करनी है, मतलब वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है रूट के थ्रू, उस रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होने के लिए जो प्रोसेसेस यूज होती है, वो प्रोसेस हमको डिस्कस करनी है इस टॉपिक में। फर्स्ट प्रोसेस आपको प्रोवाइड की है इम्बिबिशन, second one that is a diffusion, third one that is osmosis। I think इससे पहले हमने ये प्रोसेस लिटिल बिट अमाउंट में इसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की थी, ओके। तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी इम्बिबिशन। व्हाट इज इम्बिबिशन? Imbibition, absorption of water
बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस कॉल्ड इम्बिबिशन। मतलब किसी चीज में या फिर किसी सेल में हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहना और उस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के थ्रू वाटर एब्सॉर्ब करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्बिबिशन। आपको पता है कि रूट हेयर की जो सेल वॉल है, रूट हेयर की जो सेल वॉल है वो किससे बनती है? आउटर जो है वो पेक्टिन से बनती है और इनर जो है वो सेल्यूलोज से बनती है। ओके, आउटर जो है वो पेक्टिन से बनती है और इनर जो है वो सेल्यूलोज से बनती है। अब ये दोनों भी सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है, ये दोनों भी सब्सटेंसेस हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है। अब जहां पे हमने अगर एक एग्जाम्पल हम कैरी करते, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर्ड एज अ सोकिंग ऑफ सीड, देन ड्राइड resins, then kneading of flour. ओके, फर्स्ट वन एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? सोकिंग ऑफ सीड्स। अगर आप ग्राम, आपने चना देखा है, अगर चना को रात को भिगो के रखे पानी में, ओके, वाटर में अगर रात भर उनको भिगो के रखे या फिर 3-4 घंटे के लिए भिगो के रखोगे तो क्या होगा कि जो वो सीड है वो स्वेल अप हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा पानी वाटर एब्सॉर्ब कर लेगी। बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया और टर्मिनोलॉजी इज वर्किंग देयर, दैट इज इम्बिबिशन। वहां पे इम्बिबिशन वर्क कर रहा है। इम्बिबिशन वर्क कर रहा है मतलब क्या कि जो सीड में, सीड के सेल में जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस वाटर को अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है। ओके, और बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस, और ये कब तक होता है? जब तक के अप टू द रीचिंग टू द इक्विलिब्रियम, जब तक के वो पूरा का पूरा सीड वाटर से पूरा भर नहीं जाता, टर्गिडिटी वहां पे आ नहीं जाती, तब तक की। टर्गिडिटी मतलब अगर वाटर वहां पे भरा हुआ है तो हम उसे टर्गिड बोलेंगे, अगर भरा हुआ है वाटर से या फिर जो भी सब्सटेंसेस से है तो हम उसे टर्गिड कंडीशन बोलेंगे। ओके, तो इम्बिबिशन में क्या होगा कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस क्या करेंगे? वाटर को एब्सॉर्ब करेंगे। कब तक एब्सॉर्ब करेंगे? अप टू द रीचिंग टू द इक्विलिब्रियम, जब तक कि वो पूरा का पूरा सीड वाटर को एब्सॉर्ब नहीं कर लेता और पूरा सीड स्वेल अप नहीं हो जाता है। ओके, तो दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर आप ग्राउंडनट भी देखो, ग्राउंडनट को भी अगर भिगो के रखोगे तो वो भी 3-4 घंटे बाद आपको स्वेल अप दिखेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस लाइक पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। ओके, सेकेंड वन एग्जाम्पल इज गिवन देयर, दैट इज अ ड्राइड रेजिन्स, जिसे हम किशमिश बोलते हैं। आपको पता है कि रेजिन्स जब हम घर पे लाते हैं एज अ ड्राई फूड खाने के लिए यूज करते हैं तो वो ड्राई अमाउंट में या फिर ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी हलवे में डालते हैं या फिर इसे किसी पानी में भिगो के रखेंगे या फिर इससे कोई चीज बनाएंगे, ओके, तो उस वजह से वो क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी। अगर आप किशमिश को पानी में भिगो के रखोगे तो किशमिश जो ड्राई थे वो पूरे पानी एब्सॉर्ब, वाटर एब्सॉर्ब करने की वजह से स्वेल अप हो जाएगी। ओके, थर्ड एग्जाम्पल ये नीडिंग ऑफ फ्लोर। नीडिंग ऑफ फ्लोर मतलब आपकी मम्मी घर पे खाना बनाती है तो आटा भिगोती है, रोटियां बनाने के लिए आटा भिगोना ज्यादा जरूरी है। तो जितना अमाउंट ऑफ आटे का लेते हो, ड्राई फ्लोर का लेते हो, और उसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे तो ऑब्वियसली उसका अमाउंट, उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। कितना वाटर एब्सॉर्ब होता है उसमें, जब तक कि वो पूरा फ्लोर भीग नहीं जाता उतना वाटर हम उसमें ऐड कर सकते हैं। और पूरा वाटर ऐड करने के बाद में एक सही तरीके से उसका एक गोला बनता है और उससे हम रोटियां बनाते हैं। ओके, तो ये जो नीडिंग ऑफ वाटर है, जब तक कि आप वाटर ऐड कर रहे हो, क्योंकि ड्राई फॉर्म में तो रोटी नहीं बनेगी, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? वाटर ऐड करना पड़ेगा। और वाटर ऐड होने की वजह से क्या होगा? अगर आप इतना आटा लेते हो लेकिन उसका गोला जो है वो बड़ा बन जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, जितना वाटर एब्सॉर्ब होगा उतना ये सिचुएशन कैरी आउट होगा। ओके, तो वाटर वो एब्सॉर्ब करेगा खुद में। ओके, सो दैट इज द नीडिंग ऑफ फ्लोर। मतलब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो फ्लोर पार्टिकल्स है, जो फाइन पार्टिकल्स है, वो फाइन पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वाटर को खुद में एब्सॉर्ब कर रहे हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस है, उनमें कैपेसिटी होती है वाटर एब्सॉर्ब करने की। ओके, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप रेनी सीजन में देखो, अगर कोई डोर है और उसपे थोड़ी थोड़ी बार अगर उसमें पानी गिर रहा है, रेनी सीजन में आपको पता है कि बहुत बार जो डोर्स है स्वेल अप हो जाते, खुलते नहीं, बहुत ताकत लगाओ तो भी नहीं खुलते। क्यों? बिकॉज द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि रेनी सीजन में बहुत बार जो रेन्स के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो डोर पे आके
बम्बार्ड होते हैं, वो बम्बार्डिंग की वजह से वो जो है वो वहां पे नीचे नहीं गिरेंगे, वो वाटर पार्टिकल नीचे नहीं गिरेंगे। अगर आप प्लास्टिक पे वाटर पार्टिकल डालोगे या फिर वाटर डालोगे तो ऑब्वियसली प्लास्टिक में हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस नहीं प्रेजेंट रहते, तो वो वाटर भी एब्सॉर्ब नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर आप वुडन डोर जो है वहां पे अगर पानी उस पे जाएगा तो वो ऑब्वियसली वो स्वेलअप हो गए, उसको हम स्वेलअप नहीं करते। अगर रेनी सीजन है तो अपने आप वो वाटर ड्रॉपलेट की वजह से अपने आप स्वेलअप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, लेकिन अगर रेनी सीजन खत्म हो गया और ड्राई हो गए वो, तो अपने आप उसमें का वाटर जो है वो उसका वेपराइजेशन हो जाएगा और फिर से वो स्वेलिंग कम हो जाएगी। ओके, तो इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस, मतलब जहां पे हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस वाटर एब्सॉर्ब कर रहे हैं उस कंडीशन को हम बोलेंगे इम्बिबिशन, उस कंडीशन को हम बोलेंगे इम्बिबिशन। और रूट इस तरीके से भी वाटर एब्सॉर्ब कर सकता है। इट इज द फर्स्ट वन प्रोसेस टू एब्सॉर्ब वाटर बाय द रूट्स। रूट की एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस का ये फर्स्ट प्रोसेस है इम्बिबिशन। गॉट इट? वन सोकिंग ऑफ सीड, ड्राइड रेजिन्स, kneading of flour या फिर wooden doors. Okay, so these are the examples of imbibition. Then next topic we have to discuss about the diffusion. अब diffusion का मतलब क्या होता है? What is diffusion? It is a transport of, हम diffusion discuss कर रहे थे. Okay, diffusion, transport of atoms, molecules or substances from higher concentration to the lower concentration, to the lower concentration, and it is called as a diffusion. इसे हम बोलेंगे diffusion, and it is because of, ये movement जो होती है, this movement is because of the kinetic energy. It is because of the kinetic energy. आपको पता है kinetic energy का मतलब है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की मूवमेंट, वो एक जगह पे नहीं रहेंगे, वो मूव हो गए एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मूव होते। ओके, ये भी सिचुएशन देखो कि हमने इसमें क्या देखना है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको इससे पहले बोला है कि अगर मैं इस रूम में प्रेजेंट हूँ और मैंने यहाँ पे परफ्यूम खुद पे लगाया है या फिर इस जगह पे स्प्रे किया है, तो ऑब्वियसली परफ्यूम का जो अमाउंट होगा ये इस जगह पे ज्यादा होगा। ओके, अब थोड़ी देर में आपको आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ का जो परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरी रूम में स्प्रेड हो चुकी है। ओके, अब मैंने तो जाके वहां पे स्प्रेड नहीं की, लेकिन इस जगह से इसकी जो स्मेल है जहां से इसका इक्विलिब्रियम है यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी और फिर वो धीरे 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 होके पूरी रूम में स्प्रेड होती जाएगी। मतलब यहाँ पे दिस इज द इक्विलिब्रियम जहाँ पे हायर अमाउंट में वो प्रेजेंट है और वो ट्रांसपोर्ट होगी टू द लोअर अमाउंट या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर एरिया। ओके, सो दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगेन, अगर आप ग्लास ऑफ वाटर लो और उसमें 1 स्पून शुगर ऐड करो और उसको स्टर करो, स्टर करने के बाद में या फिर स्टर ना भी करो तो शुगर ऐड कर रहे हो तो वो जो बेसमेंट पॉइंट है या फिर जहाँ पे बेस है उस ग्लास का, उस बेस में शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा। ओके, लेकिन वो हर बार के लिए होगा क्या? नहीं। आप अगर उसको थोड़ी देर में ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा कि जो शुगर का अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा होते होते पूरे ग्लास तक पहुंच रहा है, मतलब शुगर का कंटेंट स्प्रेड हो रहा है पूरे ग्लास में। ओके, सो जहां से स्टार्टअप हुआ, जहां पे बेसमेंट में हमने डाला था, दैट इज द हायर कॉन्सेंट्रेशन, और जहां से वो उसका स्वीटनेस बढ़ रहा है फ्रॉम कहां से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और थोड़ी देर में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा ग्लास, जितनी शुगर उसमें प्रेजेंट है पूरी की पूरी ग्लास में इक्वली स्प्रेड हो जाएगी। ओके, लेकिन ये कहां से गया? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया उसका और ये कब तक चलता है? जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पूरा गेन नहीं कर लेता है। मतलब क्या इक्विलिब्रियम गेन करना? इसका मतलब क्या कि हमने एक जगह पे डाली है जहां पे बहुत ज्यादा है, कब तक खत्म नहीं होगा वो? जब तक कि वो पूरी शुगर डिसॉल्व नहीं हो जाएगी और पूरे ग्लास में इक्वली स्प्रेड नहीं हो जाएगी। दैट इज द, जब तक कि जहां से डाला है और जहां तक पहुंचना है, जब तक कि वहां यहां से निकल के यहाँ तक कि इक्वली जब तक कि स्प्रेड नहीं हो जाएगी, दैट इज द इक्विलिब्रियम। मतलब वो जब ये पूरा हो जाएगा
देन इट रीचेस टू अ इक्विलिब्रियम, तब उसने इक्विलिब्रियम रीच कर लिया, ऐसे हम बोलेंगे। ओके, अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस कहां से प्रेजेंट है, ये आपके डायग्राम है। ये डायग्राम हमने 11th में स्टडी की है। इट इज द डिटेल स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर, टनल लाइक स्ट्रक्चर हमने वहां पे बोला था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको पता है कि इससे आउटर जो रीजन है वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ओके, पहले सेल वॉल रहेगी, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा और उसके बाद में सेल का साइटोप्लाज्म रहेगा। ओके, अब वाटर कंटेंट जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, रूट हेयर एब्सॉर्ब कर रहा है। ओके, ये डायग्राम हमने कल निकाली है। अब रूट हेयर एब्सॉर्ब करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे आएगी, यहाँ पे सेल वॉल है। अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्या, नहीं, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जाना है। तो वाटर कहाँ से, यहाँ से जा रहा है सेल वॉल में से, और सेल वॉल में से जाएगा फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, ये लिपिड बाइलेयर, हम ये स्ट्रक्चर ये अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल हमने दिखाए है, क्या प्रेजेंट है वहां पे, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल में। ओके, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल, जहां पे मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, और वो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, जहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट है। सो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, उसे हम बोलेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, देन इसके बाद में जो है वो हमको डिस्कस करना है डिफ्यूजन प्रेशर। इसके बाद में जो हमें डिस्कस करना है वो है डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर, डीपी। ये डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है कि जब भी कॉन्सेंट्रेशन या फिर वाटर एब्सॉर्ब हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रही है आइटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या फिर सब्सटेंसेस की फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन प्रेशर। उस प्रेशर को बोलेंगे हम डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर of pure solvent is more than diffusion pressure of a solvent in a solution। क्या बोल रहा है देखो, डिफ्यूजन जो प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट मतलब वाटर, ध्यान में रखना है चीज, और सॉल्यूशन मतलब वाटर प्लस जो भी सब्सटेंस ऐड हुआ है वो हो गया सॉल्यूशन। ओके, सॉल्वेंट मतलब प्योरली वाटर। डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा रहता है, मोर देन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट वाटर जब किसी चीज में ऐड हो जाता है तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर लेस रहेगा। किससे लेस रहेगा, जहां पे सिर्फ प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर हम बोलेंगे, मतलब डीपी ऑफ वाटर is more than dp of solution। solution में solution का मतलब मैंने बोला है वाटर प्लस जो भी सब्सटेंस है, तो डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इज मोर रहेगा। ओके, उसके बाद में हमको डिस्कस करना है, ये समझ में आ गया, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा रहता है जब वो किसी सॉल्यूशन में ऐड, जब ये साइटोप्लाज्म में ऐड हो जाएगा तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर लेस हो जाएगा, क्योंकि अब ये प्योर वाटर है क्या, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि साइटोप्लाज्म में के जो भी सब्सटेंसेस है उसमें ऐड हो गए वाटर में, तो इसका डिफ्यूजन प्रेशर लेस हो गया। लेकिन जहां से वाटर आया है प्योर फॉर्म में था तो हो गया उस वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर ये मोर रहता है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हमको डिस्कस करना है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज डीपीडी। डीपीडी किसे बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। किसे बोल रहे हैं हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, pure solvent, firstly pure solvent, and diffusion pressure of
सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन। डीपीडी किसे बोल रहे हैं हम? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किसे बोल रहे हैं हम? कि डिफरेंस बिटवीन किसमें, प्योर सॉल्वेंट का जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसमें और प्योर डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन, इसका जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। उसे बोलेंगे हम डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। और इसे हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। इट इज अगेन कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज अगेन कॉल्ड एज अ सक्शन प्रेशर और इट इज अगेन कॉल्ड एज अ वाटर पोटेंशियल। इसको सेकेंड नाम भी दिया है वाटर पोटेंशियल। ओके, ध्यान में रखना। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट किसे बोल रहे हैं हम? डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट में जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ डीपीटी। ओके, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज अ डीपीटी। और ये जो डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्लांट्स में एक्टिविटी होती है फॉर द एब्सॉर्प्शन, फॉर एग्जाम्पल एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर और मिनरल का एब्सॉर्प्शन, क्योंकि वो वाटर और मिनरल कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल में मोर अमाउंट में प्रेजेंट है, प्लांट में कम है। तो कहाँ से आएगा? हायर टू लोअर। रूट क्या करेगा? हायर से, मतलब सॉइल में से एब्सॉर्ब करेगा और प्लांट को प्रोवाइड करेगा जहाँ पे लोअर अमाउंट में प्रेजेंट है। सो ये यहाँ पे डिफ्यूजन पार्टिसिपेट कर रहा है, फिर हेल्प कर रहा है, मतलब एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। ओके, उसके बाद में हम बोल रहे हैं कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर मतलब कि सॉइल में से वाटर लेना अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे है, ग्रेविटी मोर अमाउंट फोर्स नीचे है, उसके अगेंस्ट में वो वाटर क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को प्रोवाइड कर रहा है। ओके, देन ट्रांसपिरेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपिरेशन ऑफ गैसेस मतलब क्या? कि जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड रहता है वो CO2 मोर अमाउंट में रहता है, लेकिन CO2 मोर अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट रहता है? प्लांट्स के बाहर प्रेजेंट रहता है। और वो कौन एब्सॉर्ब करता है? अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस डिफ्यूजन प्रेशर। फिर वो हायर से लोअर, मतलब बाहर से अंदर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देन उसके अलावा देन कंडक्शन ऑफ फूड। कंडक्शन ऑफ फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, मतलब जो फूड बना है प्लांट्स में, एक पार्ट में बनेगा, लीव्स में बनेगा जो मोर अमाउंट में होगा, और प्लांट के अदर पार्ट में प्रोवाइड होगा जो लेस अमाउंट में होगा, फिर से हायर टू लोअर। सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। उस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। थैंक यू।